तो आज हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। एटम एंड मॉलिक्यूल की अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहले इंडियन और ग्रीक फिलोसफर इस पे रिसर्च करना स्टार्ट किए थे। कौन? इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर, ठीक है। वो लोग मैटर के अनसीन और अनयूजुअल जो क्या बोलते हैं, जो अभी तक खोजा नहीं गया है, उस मैटर से हमेशा ही आश्चर्यचकित रहते थे, है ना। जब भी नया मैटर मिलता था वो लोग उससे अचंभित हो जाते थे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एटम एंड मॉलिक्यूल की, तो इसका डिस्कवरी इंडिया से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से? इंडिया से। भारत के फिलोसफर थे जिसका नाम था कनद। क्या नाम था? कनद, है ना। महर्षि कनद उनका नाम था। इन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बात की। इसके बारे में, एटम के बारे में, है ना। इन्होंने ये बोला कि जब हम लोग किसी मैटर को, है ना, टुकड़े करते जाएंगे, क्या करते जाएंगे? टुकड़े करते जाएंगे, तो ऐसा समय आएगा जब उस मैटर को अब फर्दर हम लोग आगे तोड़ नहीं पाएंगे, है ना। अब जैसे मान लो यही कोई मैटर है, इसको क्या करते हैं? टुकड़े टुकड़े करते चले जाते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब इसको हम लोग तोड़ नहीं पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? तोड़ नहीं पाएंगे, है ना। इस तरीके से तोड़ते चले तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब तोड़ नहीं पाएंगे। नहीं, इसी इसी पार्टिकल का नाम उन्होंने रखा अणु, सॉरी परमाणु। क्या रखा? परमाणु, ठीक है। क्योंकि इंडिया में क्या बोलते हैं, संस्कृत लैंग्वेज चलता था, संस्कृत में परमाणु उन्होंने इनका नाम दिया, ठीक है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जो इंडिया के साइंटिस्ट थे, जिसको ऋषि हम लोग बोलते हैं, है ना। पाकोड कात्यायन। कौन आए? पाकोड कात्यायन। उन्होंने फर्दर डिस्कवरी को और बढ़ाया और बताया कि परमाणु से सभी मैटर्स तो बने हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमाणु ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। परमाणु के कॉम्बिनेशन से ज्यादातर क्या बोलते हैं, कंपाउंड का निर्माण हुआ है। जितने भी सब्सटेंस है या मैटर है ना, उनका निर्माण किससे हुआ है? परमाणु के मेल से। किससे? परमाणु के मेल से, ठीक है। दो या दो से अधिक परमाणु जब तक मिलेंगे नहीं, तब तक मैटर का निर्माण नहीं होगा, है ना। ये कौन बोला? कात्यायन, ठीक है। इसके बाद ग्रीक फिलोसफर आए, है ना। उनमें से अगर हम लोग बात करें तो एक थे डेमोक्रिटस। क्या थे? डेमोक्रिटस। और ल्यूकिपस। क्या थे? ल्यूकिपस। इन दोनों ने इस बारे में चर्चा किया। किसके बारे में? एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। डेमोक्रिटस ने बताया, यही चीज बताया कि जब हम लोग किसी भी मैटर को ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब उसको ब्रेक डाउन करना संभव नहीं होगा, है ना। और इसी का नाम उन्होंने एटम बोला, ठीक है। तो ये ग्रीक साइंटिस्ट, एटम एटम जो टर्म है ये ग्रीक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ल्यूकिपस जब आए, तो उन्होंने इसके बारे में बताया, मॉलिक्यूल के बारे में बताया। सेम चीज जो पाकुड कात्यायन ने कहा, वही इन्होंने इसके बारे में बोला, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है, इसका नाम पाकुड कात्यायन ने अणु रखा। क्या रखा? अणु, ठीक है। और ये जो डेमोक्रिटस था, इस परमाणु को नाम दिए एटम। क्या नाम दिए? एटम। और एटम के कॉम्बिनेशन को, है ना, ये लिक्विपस जो है मॉलिक्यूल नाम दिए। क्या नाम दिए? मॉलिक्यूल, ठीक है। इस तरीके से मैटर के अंदर में सबसे छोटे पार्टिकल का खोज हुआ, ठीक है। छोटे पार्टिकल के खोज होने के बाद सबसे बड़ा दिक्कत आया कि मैटर बना कैसे। नहीं, उसके रूल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, तो उसके रूल्स के लिए हम लोग जो है तीन तरह के लॉ को देखते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के। जनरली चार तरह के लॉ है, लेकिन तुम लोगों को तीन तरह के लॉ पढ़ने हैं। चारों के बारे में वैसे बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ मास। क्या है? लॉ ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ मास, है ना। ये है पहला तुम्हारा, ये है।
लॉ ऑफ मास बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल सकते हैं। ठीक है, इसको कंजर्वेशन भी यहां लिख सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जनरली बुक में लिखा हुआ है ना। और प्रोपोर्शन भी, प्रोपोर्शन ऑफ मास भी बोल सकते हैं, कारण हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कंपाउंड का निर्माण किससे होता है, कैसे होता है, प्रोपोर्शन में मिक्स होने से होता है ना। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर हम लोग बात करें तो केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स को हम लोग जो है रिएक्शन के लिए लाते हैं, नहीं, उन प्रोडक्ट्स को हम लोग बुलाते हैं रिएक्टेंट। क्या बुलाते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, और रिएक्शन के बाद के जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो सब्सटेंस का निर्माण होता है, उनको हम लोग बुलाते हैं प्रोडक्ट। क्या बुलाते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंस रहता है उनको क्या बुलाते हैं, रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस का निर्माण होता है उसको क्या बुलाते हैं, प्रोडक्ट बुलाते हैं। और बीच में एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इस एरो का मतलब हुआ रिएक्शन इरिवर्सिबल है। कैसा है, इरिवर्सिबल, मतलब एक बार इससे इसका हम लोग केमिकल रिएक्शन करवा दिए, अब वापस इसको नहीं बनाया जा सकता है। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास कार्बन है या लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी को जैसे ही जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये बना देगा CO2। अब वापस से CO2 से हम लोग कार्बन का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, निर्माण नहीं कर सकते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल भी होते हैं, है ना। जब ये केमिकल रिएक्शन ना करवा के हम लोग फिजिकल रिएक्शन करवाए तब जो रिएक्शन बनता है वो रिवर्सिबल होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, इसको याद रखना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर हम लोग बात करें तो इसमें साइंटिस्टों के द्वारा ये बताया गया है कि ये जो रिएक्टेंट है इसका कुछ ना कुछ मास होगा, नहीं। अब जैसे मान लो कार्बन लिए तो कार्बन का कुछ ना कुछ यहाँ पे मास लिए होंगे, है ना, कि इतना ग्राम कार्बन लिए, मान लेते हैं 10 ग्राम कार्बन लिए। ठीक है, कुछ अमाउंट इसका लिए होंगे, है ना, मान लेते 20 ग्राम अमाउंट लिए इसका। ठीक है, अब रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका ओवरऑल मास इतना ही होगा। क्या होगा, इतना ही ओवरऑल इसका मास होगा। तो कितना होगा, 30 ग्राम होगा। ठीक है, तो यही है कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ओवरऑल देखे तो मास क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। क्या रहता है, कंजर्व रहता है ना। रिएक्शन के दौरान जो भी मासेस है वो लॉस डिसिपेट नहीं होता है, वो क्या होता है, कंजर्व होता है। कोई दिक्कत। अब इसको रिएक्शन से देख लेते हैं और रिएक्शन से देख लेते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, इसको रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, H2O बनेगा, नहीं। तो अगर हम लोग बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तो हाइड्रोजन का आगे चल करके पढ़ेंगे, देखेंगे, है ना। 1 यूनिट मास होता है, कितना, 1 यूनिट। तो टोटल अगर देखें यहाँ पे तो हाइड्रोजन के एटम की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। तो कितना मास हो गया टोटल, 2 यूनिट मास हो गया। कितना हो गया, 2 यूनिट मास हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 यूनिट। कितना होता है, 16 यूनिट। 2 ऑक्सीजन है तो कितने होंगे टोटल मास, 32 यूनिट होगा। ठीक है, और इधर जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना है ये प्रोडक्ट का भी मास इतना ही होना चाहिए। कितना, 32 प्लस 2 यानी 34 यूनिट मास होना चाहिए। ठीक है, 34 यूनिट नहीं है तो क्या है, तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल नहीं कर रहा है, तब वो रिएक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा।
ठीक है, तो रिएक्शन के, अच्छा 34 यूनिट हो गया। ठीक है, अब इधर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 यूनिट हाइड्रोजन का मास हो गया प्लस 16 यूनिट, तो टोटल 18 यूनिट दिख रहा है। यहाँ होना चाहिए था कितना, 34 यूनिट। तो इसका मतलब ये रिएक्शन सही नहीं है। ठीक है, तो 10th क्लास में पढ़ोगे जाकर के, आगे जाकर के पढ़ोगे कि इस रिएक्शन को हम लोग, है ना, इनकम्प्लीट रिएक्शन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, इनकम्प्लीट रिएक्शन है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को एटम की संख्या को बैलेंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एटम की संख्या को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी कितना ऑक्सीजन होना चाहिए था, 2, लेकिन है सिंगल, तो ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए बैलेंस करना पड़ता है, तो बैलेंस करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल वाटर का ले लेते हैं। कितना, 2 मॉलिक्यूल वाटर का ले लेते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल वाटर लेंगे तो उसमें कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2। कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 1 मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन था, 2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन थे, 2 मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इधर देखें तो इधर तो 2 ही हाइड्रोजन है, फिर क्या करेंगे, तो फिर हम लोग इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अब ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब इसके मास को चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर इसके मास को चेक करें तो अब जो है ये 4 यूनिट मास है, नहीं 4 यूनिट, और ऑक्सीजन कितना है, 32 यूनिट, इसका मास 32 यूनिट है। टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 36 यूनिट हो गया। नहीं, अब इधर चेक करते हैं, टोटल हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 4 यूनिट, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, 32 यूनिट, क्योंकि 2 ऑक्सीजन हो गया ना। अब टोटल मिला करके ये 36 यूनिट हो गया है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं मास क्या है, रिएक्शन के बाद भी उतना ही है। इसका मतलब मास कहीं नहीं गया है, मास कंजर्व है। इसी को क्या बोलते हैं, मास कंजर्व है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये सबसे पहला लॉ था जो साइंटिस्टों ने बताया कि किस तरीके से एटम कंबाइन कर करके, है ना, एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला है, एक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की अगर हम लोग बात करें तो जनरली हम लोग पिछले ही क्लास में, यानी कि पिछले ही चैप्टर में ये चीज पढ़े थे कि कंपाउंड का निर्माण जब भी होता है तो उसमें जो एटम का मास होता है वो फिक्स रेशियो में होता है। किस में होता है, फिक्स रेशियो में होता है। नहीं, तो ये चीज समझना जरूरी है कि फिक्स रेशियो में अगर है तो किस तरीके से उसको डिसाइड करेंगे, किस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग वही रिएक्शन को दोहराते हैं, H2 प्लस O2 किसका निर्माण करेगा, H2O का। नहीं, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 यूनिट था, है ना, सॉरी, हाइड्रोजन का मास 2 यूनिट और ऑक्सीजन का मास 32 यूनिट था। कितना था, 32 यूनिट। तो अगर यहाँ पे ओवरऑल कंपाउंड की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का मास हो गया 2 यूनिट, रेशियो कितना, 16, कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ 32 था, यहाँ 16 ही है। ठीक है, वो तो रिएक्शन हम लोग बैलेंस किए थे तब सही से प्रॉपर तरीके से, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास को देखे थे। लेकिन कांस्टेंट प्रोपोर्शन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, किसकी, कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, तो ये 2:16 में है। किस में है, 2:16
16 रेशियो में है। तो ओवरऑल देखे तो ये 1:8 रेशियो में पाया जाता है। ठीक है, तो दुनिया में कहीं से भी वाटर को लाओ, पानी को लाओ, ठीक है, और उसके कंपोजिशन को चेक करो, तो हमेशा इसी रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के अंदर में मिलेगा। ठीक है, इसको क्या बुलाते हैं हम लोग? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बुलाते हैं। ठीक है, क्या बुलाते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बुलाते हैं। चलो अगला देख लो। ठीक है, समझ में आया? फिर से पहले वाला भी बता दें? चलो, हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पहले लॉ की, तो वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि रिएक्शन से पहले जितना भी मैटर इन्वॉल्व हुआ था रिएक्शन में, उसका जो मास होगा उतना ही मास बाद में भी अवेलेबल रहेगा, उतना ही मास बाद में भी अवेलेबल होगा। कंडीशन साथ में रख देते हैं हम लोग, ये जो रिएक्शन करना है, ये रिएक्शन हमेशा होगा क्लोज्ड, क्या बोलते हैं, वेसल्स में। ठीक है, कहाँ पे? क्लोज्ड वेसल्स में या क्लोज्ड इन्वायरमेंट में। क्यों? क्योंकि रिएक्शन के बाद हो सकता है कुछ गैसेस का निर्माण हो। किसका निर्माण हो? गैसेस का। अगर क्लोज्ड इन्वायरमेंट में इस रिएक्शन को नहीं करेंगे तो गैस क्या हो जाएगा? स्किप कर जाएगा, और हम लोगों को ओवरऑल मास नहीं मिलेगा, ओवरऑल मास नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर हम लोगों को कंजर्वेशन ऑफ मास को चेक करना है तो हमेशा केमिकल रिएक्शन क्लोज्ड इन्वायरमेंट में करेंगे। कैसे करेंगे? क्लोज्ड इन्वायरमेंट। क्लोज्ड इन्वायरमेंट का मतलब हुआ रिएक्शन जब भी करेंगे तो सब्सटेंस को एक क्लोज्ड बीकर में या सरफेस में रख देंगे और उसके बाद रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्या कर दे, खुला बर्तन ले ले और उसमें रिएक्शन को करवाए। ठीक है, उसमें रिएक्शन को करवाएं। ठीक है, खुला सरफेस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? जो भी गैसेस का निर्माण होगा वो तो स्किप कर जाएगा। स्किप कर जाएगा तो हम लोग प्रॉपर तरीके से मास को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मास को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन को देखें, हम लोग वाटर का फॉर्मेशन के रिएक्शन को देखें, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से क्या बनता है? वाटर का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा उसका कोई ना कोई मात्रा लिए होंगे, फिक्स मात्रा लिए होंगे, है ना? तो फिक्स मात्रा कितना लिए हैं? 2 यूनिट। और ऑक्सीजन का कितना लिए हैं? 32 यूनिट। ठीक है, आगे चल करके हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास इसको बोलते हैं। ठीक है, और इधर ऑब्जर्व किए तो 18 यूनिट आया। तो ये ओवरऑल जो रिएक्शन है इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? अनबैलेंस्ड है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ चीजों का जुगाड़ भिड़ाएं, है ना? क्या जुगाड़ भिड़ाएं? कि वाटर मॉलिक्यूल था हमारे पास, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल थे, ऑक्सीजन के सॉरी 2 एटम थे, और वाटर का एक मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन था। कितना था? एक ही ऑक्सीजन। हमको यहाँ पे 2 ऑक्सीजन चाहिए तो कितना मॉलिक्यूल वाटर का लेना पड़ेगा? 2। एक वाटर के मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन है तो 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे वाटर का तो 2 ऑक्सीजन मिल जाएगा। नहीं, तो ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस्ड हो गई है। अब हम लोग हाइड्रोजन की संख्या को देखेंगे तो यहाँ 2 लगाने से यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या हो गई 4। कितना हो गई? 4। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन जो एलिमेंट लिए थे उसके पीछे 2 लगा देंगे, तो ये अपने आप ये 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना? 4 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 4 यूनिट, है ना? क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट होता है, तो 4 हाइड्रोजन का 4 यूनिट। ठीक है,
और 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 1 यूनिट का मास 16, सॉरी 1 ऑक्सीजन का मास जो होता है 16 यूनिट होता है, तो 2 ऑक्सीजन का 32 यूनिट। ओवरऑल अगर मास को देखें तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जितने भी एटम के मास को निकाले हैं सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना आया, 36 यूनिट आया। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे, तो इसको चेक करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की टोटल संख्या कितनी है, 4 है, और हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट। कितना होता है, एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 यूनिट होता है, तो टोटल कितना मास हो जाएगा, 4 यूनिट। ठीक है, और ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन, अब 2 एटम है ऑक्सीजन का, तो टोटल कितना मास हो जाएगा ऑक्सीजन का, 16 यूनिट एक ऑक्सीजन का मास था, तो 32 यूनिट यहाँ पे ऑक्सीजन का मास हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना यूनिट हो जाएगा, 36 यूनिट टोटल मास हुआ। इधर कितना हो गया, 36 यूनिट हो गया, दोनों जगह 36 यूनिट है। इसका मतलब मास जो है कहीं नहीं गया है, जितना मास हम लोग लिए थे, जितना मास में हम लोग यहाँ पे रिएक्टेंट लिए थे, उतना ही प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है, उतना ही मास का प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है। इसी को हम लोग बुलाते हैं कंजर्वेशन। और मास का देख रहे हैं कंजर्वेशन, तो इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है इसको। ठीक है, और लॉ का कहानी ये होता है कि जब हम लोग किसी भी थ्योरी को, ठीक है, लाखों बार हजारों बार करते हैं और सेम रिजल्ट आता है, तो वही बन जाता है लॉ, वही क्या हो जाता है, लॉ। और अगर ये प्रूफ नहीं हुआ तब तब ये रह जाता है थ्योरी, है ना। अगर सही से प्रूफ नहीं हो पाया, मतलब रिएक्शन किए 1000 बार, उसमें से 500-400 बार सही हुआ, 500-400 बार गलती हो गया, तो वैसे चीजों को हम लोग थ्योरी में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, थ्योरी में। और एक्यूरेटली प्रूफ हो जाता है तो उसको क्या बुला देते हैं, लॉ। ठीक है, क्या बुला देते हैं, लॉ। तो ये लॉ है, इसका मतलब प्रूवेन फैक्ट है, ये क्या है, प्रूवेन फैक्ट है। ठीक है, अब तुम लोग इसी में एक और रिएक्शन को, है ना, मास बैलेंस करके दिखाओ। C+O2, CO2 का निर्माण हो रहा है इसमें, है ना, इस साइड और इस साइड के मास को कंजर्वेशन के रूप। हाँ, हाँ, कार्बन का होता है 12, कितना होता है, 12 यूनिट। ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट, एक ही ऑक्सीजन का 16 यूनिट। हाँ, तो कंजर्वेशन दिखाओ इसमें। हाँ, हाँ, तो 12 यूनिट कंजर्वेशन को अगर दिखाना है तो 12 यूनिट, और ऑक्सीजन का टोटल हो जाएगा 32 यूनिट, नहीं, टोटल 44 यूनिट इधर हो जाएगा, नहीं। और इधर भी जब करेंगे तो 12 यूनिट प्लस 32 यूनिट, है ना, टोटल मिला करके 44 यूनिट हो गया, है ना। तो ये दिखा रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास को, नहीं, मास कंजर्व है, कहीं नहीं गया है, टोटल मास उतना ही है, प्रोडक्ट बनने के बाद भी मास उतना ही है। ठीक है, चलो अगला था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो जब भी हम लोग किसी खास निश्चित एटम का रिएक्शन करवाएंगे तो एक खास तरह का प्रोडक्ट बनेगा। क्या होगा, है ना, एक सर्टेन एलिमेंट को लेंगे और रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, एक खास तरह का प्रोडक्ट बनेगा, और उसमें जो उस एटम का प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसीलिए इसको बुलाते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्योंकि प्रोपोर्शन फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। दुनिया में कहीं से भी पानी को उठाओ, है ना, अमेरिका से उठाओ चाहे चाइना से उठाओ, सब में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा उसका रेशियो हमेशा 1:8 ही मिलेगा तुमको। क्या मिलेगा, 1:8 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या हो गया, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके बाद थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या बुलाते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे हम लोग पिछले टॉपिक में कांस्टेंट प्रोपोर्शन में
ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में देखे थे कि अगर हमको एक स्पेसिफिक टाइप का कंपाउंड लेंगे तो उसका दुनिया में कहीं भी उसका जो कंपाउंड होगा वो हमेशा क्या होगा, उसके अंदर में जो एलिमेंट होंगे उनके रेशियो फिक्स होंगे। क्या होंगे? फिक्स होंगे। ठीक है, सेम कंपाउंड का एलिमेंट का रेशियो फिक्स होगा। ठीक है, लेकिन अब यहां पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक है CO2, ठीक है, दूसरा है H2O। ठीक है, ये अलग अलग कंपाउंड है। अब अलग अलग कंपाउंड है, इसमें अगर हम लोग बात करें कार्बन और ऑक्सीजन के रेशियो की तो क्या होगा? कार्बन का 12 होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 32 होगा, नहीं? तो ओवरऑल रेशियो देखे तो कितना होगा? 4×12, 3:8 होगा। 3:8 होगा। हाइड्रोजन और सॉरी वाटर में देखे तो 1:8 होगा, है ना? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि अगर अलग अलग कंपाउंड लेंगे, क्या लेंगे? अलग अलग कंपाउंड लेंगे, तो उसमें जो मौजूद सेम एटम होगा उसका रेशियो हमेशा जरूरी नहीं है कि सेम ही आएगा। यहां तो सेम दिख रहा है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि यही आए, यही रेशियो आए, है ना? अब जैसे है, ठीक है, ये एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को देखें और इसमें ऑक्सीजन के रेशियो को देखें तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन 2 यूनिट, कार्बन 12 यूनिट, ऑक्सीजन 48 यूनिट, है ना? ओवरऑल देखेंगे तो 1, 6 और 24। तो यहाँ पे सेम एलिमेंट है, तीनों में ऑक्सीजन ही है। ठीक है, और ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। अलग अलग कंपाउंड में अगर हम लोग ऑक्सीजन के रेशियो को देखें तो क्या ये सेम है? नहीं है। यही मल्टीपल प्रोपोर्शन बताता है कि अलग अलग कंपाउंड में सेम एलिमेंट होने के बावजूद उसका रेशियो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, सेम कंपाउंड लेंगे तो उसमें रेशियो एलिमेंट का फिक्स होगा, लेकिन अलग अलग कंपाउंड लेंगे और उसके सेम एलिमेंट होंगे तो उसमें उसका रेशियो जरूरी नहीं है कि फिक्स हो, जरूरी नहीं है कि फिक्स हो। इसी को बुलाते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बारे में तुम लोगों के बुक में नहीं बताया गया है, वैसे दो ही लॉ के बारे में बताया है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बताया है। ठीक है, ये तीसरा मेरे तरफ से गिफ्ट हो गया तुम लोगों के लिए। ठीक है, अब इन्हीं तीन लॉ पे क्या होता है? सारा केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। इन्हीं तीन लॉ पे क्या होता है? पूरा केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। जितने भी केमिस्ट्री में कंपाउंड के बारे में पढ़ते हो, सारा का सारा इन तीन लॉ को फॉलो करता है, इन्हीं तीन लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, चलो, ये समझ में आ गया। अब ये जो तीन लॉ दिए हैं हम लोग, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इनके बेसिस पे कंपाउंड बनाएंगे, है ना? क्या करेंगे? कंपाउंड का निर्माण करेंगे। हम लोग अभी तक क्या किए? इन तीन लॉ से ऑब्जर्वेशन सिर्फ किए हैं। क्या किए हैं? ऑब्जर्वेशन किए हैं। दुनिया में जो कंपाउंड मौजूद है उसको क्या किए? लाए और इन तीनों को ऑब्जर्व किए और यही बन गया लॉ। अब हम लोग क्या करेंगे? निर्माण भी करेंगे, बनाएंगे भी, है ना? साइंस का काम क्या है? साइंस का काम है पहले नेचर में जो मौजूद है उसको ऑब्जर्व करना और उसको आर्टिफिशियली, है ना, कॉपी करना, है ना, बनाना और उसके थ्योरी को समझना। नहीं तो इस चीज को इस चीज को समझने वाला जो पहला साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था डाल्टन। क्या नाम था? डाल्टन। ठीक है, क्या नाम था? डाल्टन, है ना? जॉन डाल्टन। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। कहां से? इंग्लैंड से। ठीक है, ये इंग्लैंड के वासी थे। ठीक है, और इनका जन्म गरीब परिवार में हुआ था, किसी गरीब परिवार में जन्म हुआ था। और जब ये 11th-12th में थे, जब ये 11th-12th में थे, तभी से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, इतने इंटेलिजेंट थे ये। ठीक है, और
18 या 19 साल की उम्र में ये कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, प्रोफेसर बन चुके थे ये। ठीक है। और समय बीतने के साथ वो कंट्री साइड में रहते थे, यानी इंग्लैंड में भी गांव होगा, तो वहां वो रहते थे। ठीक है। कुछ समय के बाद इनके इंटेलिजेंस को देखते हुए, है ना, वहां का प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इनको टाउन की ओर बुलाता है। ठीक है। और ये टाउन जाते हैं और वहां पे अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है। उनको इंटरेस्ट था साइंस में, रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हैं। और रिसर्च वर्क स्टार्ट करने के बाद वो एक नतीजे पे पहुंचते हैं, है ना, और वही नतीजा कहलाता है थियोरी ऑफ, है ना। हाँ, थियोरी ऑफ डाल्टन बोलो या डाल्टन्स थियोरी बोलो, डाल्टन्स थियोरी। ठीक है। और इसको थियोरी क्यों बोलते हैं ये बता दिए हैं हम, है ना। थियोरी बुलाने का कारण क्या है? हाँ, ये वैलिडेट नहीं हो पाया, जिसके चलते ये थियोरी ही रह गया, लॉ नहीं बना। ठीक है। लॉ क्या होता है? हजारों लाखों बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद सेम रिजल्ट पे पहुंच जाए तो वही बन जाता है लॉ, और सेम रिजल्ट पे नहीं पहुंचे तो थियोरी हो जाता है। ठीक है। क्या हो जाता है? थियोरी हो जाता है ना। लेकिन अगर हम लोग साइंटिफिकली कुछ चीजों को प्रूफ नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए, कुछ चीजों को साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर पाए, नेचर में वो होता है, हमको पता है, लेकिन हम लोग प्रूफ नहीं कर पाए हैं, तो उसको बुलाते हैं रूल। क्या बुलाते हैं? रूल। वो हो जाता है रूल। तीनों में यही अंतर है, रूल, थ्योरी, लॉ। ठीक है। हम्म। नेचर में कुछ चीजें हैपेंड होती है, होते रहती है, लेकिन उसको हम लोग साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर पाए हैं अभी तक। क्या नहीं कर पाए हैं? प्रूफ नहीं कर पाए हैं। तो प्रूफ नहीं कर पाए हैं तो वही हो जाता है रूल। क्या हो जाता है? रूल, कि ये नेचर में होता है, वो हो गया रूल। ठीक है। नेचर में होता है, उसको साइंटिफिकली प्रूफ करने की कोशिश किए और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, और एक्सपेरिमेंट में कुछ चीजों में हम लोग क्या हो गए, सही भी हो गए, लेकिन कुछ चीजें गलत हो गई, यानी कि हमारा रिजल्ट प्रॉपर ढंग से नहीं आया। इसका मतलब वो हो गया थियोरी। ठीक है। और हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, हजारों लाखों बार एक्सपेरिमेंट किए, और हम लोग सेम नतीजा पे पहुंच गए, मतलब हमारा एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब हो गया वो लॉ। वो क्या बन गया? लॉ। तीनों में यही अंतर होता है ना। तो कहीं पे रूल देखो तो समझ लो क्या है, थियोरी है तो क्या है ना, और लॉ है तो क्या है वो। इसीलिए ज्यादातर साइंस में देखोगे लॉ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कारण क्या है? ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है और एक्यूरेसी इसका अच्छा है। ठीक है। तो लॉ पे ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन केमिस्ट्री में इस थ्योरी पे भी जोर दिया गया है, क्योंकि यही हम लोगों का बेसिक फाउंडेशन बनाया है केमिस्ट्री का। ठीक है। गलत था, लेकिन गलत से ही आदमी क्या होता है? सही होता है, सीखता है ना, और सीख करके सही नतीजे पे पहुंचता है। ठीक है। तो उनमें से एक है ये थ्योरी, डाल्टन्स थ्योरी। ठीक है। तो डाल्टन्स थ्योरी के मतलब डाल्टन साहब का कुछ ऑब्जर्वेशंस था मैटर के बेसिस पे, या फिर हम लोग बोले तो इंडिविजुअल पार्टिकल को के ऊपर, है ना। इंडिविजुअल पार्टिकल क्या क्या है? तो इंडिविजुअल पार्टिकल की अगर हम लोग बात करें तो वो कहलाता है एटम। क्या कहलाता है? एटम। मतलब जिसको हम लोग अब फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, वैसे पार्टिकल को हम लोग क्या बुलाते हैं? है ना, एटम। ठीक है। और इससे बड़ा यूनिट होता है, लेकिन कंपाउंड बनाने के लिए वो फंक्शनल यूनिट है। ठीक है। उसको क्या बुलाते हैं? मॉलिक्यूल। क्या बुलाते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है। एटम से एलिमेंट का निर्माण होता है, किसका? एलिमेंट का। और मॉलिक्यूल से कंपाउंड का निर्माण होता है, किसका? कंपाउंड का। तो एलिमेंट का बेसिक यूनिट क्या है? एटम है। कंपाउंड का बेसिक यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल है। ठीक है। ये याद रखना चाहिए तुम लोगों को। कभी कभी आदमी कंफ्यूज रहता है, जब एटम सबसे छोटा पार्टिकल है तो मॉलिक्यूल के बारे में क्यों पढ़ते हैं? नहीं, कभी कभी सवाल आता है ये मन में, है ना। तो मॉलिक्यूल के बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको उससे क्या करना है? कंपाउंड का निर्माण करना है, और कंपाउंड के निर्माण में ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है। मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है।
अगले दिन हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को देखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।